नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट रेणु पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का गलता लोहा पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो आइए बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट रेणु पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लगा घंटी वाला बटन भी दबा लें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके, ताकि आपका अध्ययन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। जिस समय धनाराम 13 का पढ़ा नहीं सुना सका था तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे जबान के चाबुक चलाते हुए कहा था कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का तप कहाँ लगेगा। इसमें सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनाराम के पिता में नहीं थी। उन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को धोकने फूकने सान लगाने कामों में लगा दिया था। वे धीरे धीरे हथौड़े को लेकर के घन चलाने की विद्या सीखने लगे। प्रयुक्त प्रसंग में किताबी विद्या का और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। अगला प्रश्न है, धनाराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनाराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह स्वयं नीची जाति का समझता था। यह बात बचपन से उसके मन में बैठ गई थी। मोहन कक्षा, ये गलत लिखा हुआ मोहन आएगा। मोहन कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वह हर प्रश्न का उत्तर देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था। वह अच्छा गाता था। मास्टर जी को लगता था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बन करके स्कूल और उसके गांव का नाम रोशन करेगा। अगला है, धनाराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। भाई, मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनाराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनाराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर के लोहे की पर नपी तुली चोटें मारी और धोखनी फूकते हुए भट्टी में लोहा गर्म किया और ठोक पीट करके उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी निम्न जाति के काम कर रहा था। धनाराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। 5वीं कक्षा तक आते आते मास्टर जी सदा उसे यही कहते थे कि एक दिन वह गांव का नाम रोशन करेगा। जब 5वीं कक्षा में उसे छात्रवृत्ति मिली तो मास्टर जी ने की भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी। यही मोहन जब पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने इस होनहार को घर का नौकर बना दिया। बाजार का काम करना, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, इस काम के बोझ ने गांव के एक मेधावी छात्र को शहर के स्कूल में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इन्हीं स्थितियों के चलते लेखक ने मोहन के जीवन में आए इन परिवर्तनों को जीवन का एक नया अध्याय कहा है। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह ने किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों। जब धनराम 13 का पढ़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे थे, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जबान का चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है परंतु जबान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती है। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़ करके पुश्तैनी काम करने में लग गया। अगला प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किसको कहा। भाई, और ये है ना, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। ये कई प्रश्न उठते हैं। भाई, उनकी आंखों में एक सृजक की चमक थी, कहानी का वाक्य है। किसने किसके लिए कहा गया था, किस प्रसंग में कहा गया था और यह पत्र विशेष किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो ये सारे प्रश्न हैं भाई, इनके उत्तर देखिए। यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने अपने एक संपन्न रिश्तेदार रमेश को कहे।
वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के विषय में चिंता की तो रमेश ने उसे अपने पास बुलाने की बात कही। उसने कहा कि मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज दीजिए। घर में जहाँ 4 प्राणी है वहाँ एक और बढ़ जाएगा और शहर में रह करके मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकेगा। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया था। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी में आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तथा मोहन को घरेलू नौकर बनाकर रख दिया। उसके परिवार का उसने शोषण किया तथा प्रतिभाशाली छात्र का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार करके घर भेज दिया। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया था भाई। दूसरा, जिसमें मोहन धनराम के ऑफर पर आकर के बैठता है और अपना हंसवा ठीक हो जाने पर भी बैठा रहता है। उस समय धनाराम एक लोहे की गर्म छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास करता है। न्याय पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देख करके मोहन उठा और हथौड़े से नपी तुली चोट मार करके उसे सुगड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सदैव हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल दिखाकर उसने सर्जक की चमकती आंखों में धनाराम की ओर देखा। अगला इसका जो है यह कार्य कहानी का प्रमुख पात्र मोहन करता है, जो एक ब्राह्मण पुत्र है। वह अपने बाल सखा धनाराम को अपनी सुगढ़ता का परिचय देता है, अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं वरना मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर बढ़ के होता है। तो भाई ये जो प्रश्न है ना, ये आपको कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है। अगला प्रश्न है भाई, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करके लिखो। भाई मोहन को गांव व शहर दोनों जगह संघर्ष करना पड़ा। गांव में उसे परिस्थिति ने संघर्ष करना पड़ा। वह प्रतिभाशाली था, स्कूल में उसका सम्मान सबसे ज़्यादा था, परंतु उसे 4 मील दूर स्कूल में जाना पड़ता था। उसे नदी पार करनी पड़ती थी। बाढ़ की स्थिति में उसे दूसरे गाँव में यजमान के घर रहना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी थी। शहर में वह घरेलू नौकरी का कार्य करता है। साधारण स्कूल के लिए भी उसे पढ़ने का समय नहीं दिया जाता है। वह पिछड़ता गया। अंत में उसे बेरोजगार होकर बना करके छोड़ दिया गया। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ से उसकी खूबियों और खामियों पर विचार करें भाई। त्रिलोक सिंह मास्टर एक सामान्य ग्रामीण अध्यापक थे। उनका व्यक्तित्व गांव के एक परिवेश के लिए बिल्कुल सही था। खूबियां, ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापन कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, पर वे पूरी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। किसी और के सहयोग के बिना वे अकेले ही पूरी पाठशाला चलाते थे और ज्ञानी और समझदार थे। खामियां, अपने विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते थे और मौन से भी करवाते थे। विद्यार्थियों का मन का ध्यान रखे बिना ऐसी कठोर बातें कहते जो बालक को है ना सदा के लिए निराशा की खंदक में धकेल देती थी। भयभीत बालक आगे नहीं पढ़ पाता था। अगला प्रश्न है, गलतालुआ कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता था? चर्चा करें। कहानी का अंत स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने लोहार का काम स्थायी तौर पर किया या नहीं। कहानी का अन्य तरीके से भी अंत हो सकता था। शहर से लौटकर हाथ से काम करना, मोहन को बेरोजगार देख करके धनाराम का व्यंग्य वचन कहना, मोहन के माता पिता द्वारा रमेश से झगड़ा करना आदि, ये भी बातें हो सकती थी। इसमें अंत में खुद काम भी कर सकता था। धनाराम के व्यंग्य वचन भी सुनने पड़ सकते थे या माता पिता रमेश से झगड़ा भी कर सकते थे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, गलतालुआ सार्थकता शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए भाई। गलतालुआ कहानी दो सहपाठी धनाराम लोहार और मोहन पुरोहित ब्राह्मण के परस्पर व्यवहार को व्यक्त करती हुई दोनों के जीवन का संक्षिप्त परिचय देती हैं। इस कहानी में 13 का पहाड़ा न सुना पाने के कारण धनाराम उसे मास्टर जी से कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है और विद्या का ताप इसे कैसे लगेगा। कहानी के अंत में मोहन का जाति भेद बुला करके धनाराम के ऑफर पर बैठ कर के बातें करता है और उसे सरिया मोड़ करके दिखाने
के बाद यह पंक्ति कही गई है। मानो लोहा गल करके नया आकार ले रहा हो, अतः यह जो शीर्षक है पूर्ण सार्थक है। अगला प्रश्न, रमेश द्वारा मोहन के पिता को क्या आश्वासन दिया गया था? तो रमेश के द्वारा मोहन के पिता को यह आश्वासन दिया गया था कि वह अपने बेटे को है ना अपने लखनऊ अपने साथ लेके जाएगा। घर में 4 सदस्य हैं, एक और बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क है। शहर में रहकर वह वहीं स्कूल में पढ़ेगा, गांव में कई मील दूर जाकर पढ़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की सहानुभूति भरी बातें कहकर रमेश से ने उन्हें आश्वस्त किया था। मोहन के पिता के जीवन संघर्ष का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए भाई। मोहन के पिता वंशीधर तिवारी गांव में पुरोहित थे। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करवाना उनका पैतृक पेशा था। इन आयोजनों को करवाने उन्हें दूर दूर तक चल कर जाना पड़ता था, जो अब उनके व्यर्थ शरीर के बस की बात नहीं रही थी। पुरोहिताई में भी अब ये न अबे नहीं भाई, अब आय बहुत कम होती गई थी। इस कारण घर परिवार का खर्चा चलाना भी दुभर हो रहा था। मोहन जैसे होनहार बालक को पढ़ा पाना भी एक कठिनाई थी। यजमानों के भरोसे घर चलना मुश्किल था। इन सभी कारणों को देख करके लगता है कि उसका जीवन संघर्षपूर्ण था। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह का अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार कैसा था? तो भाई मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को छोड़कर सभी के साथ कठोर था। किसी भी गलती पर छड़ी से पीटना उनके लिए आम बात थी। लड़कों की पिंडुलियों पर ऐसी जोर से छड़ी मारते कि छड़ी टूट जाती थी। इतना ही नहीं, वे मोहन से भी लड़कों को पिटवाते और उठक बैठक लगवाते थे। जिसकी गलती होती उसी से संटी मंगवाते थे। कभी ऐसी कड़ी बात कहते कि बालक सदा के लिए निराश हो जाता और पाठशाला के सभी बालकों को भी उसकी एक आवाज़ से सांप सूंघ जाता था। अगला प्रश्न है, धनवान रमेश ने मोहन का भविष्य बनाया नहीं बिगाड़ा था, कैसे? भाई रमेश मोहन को पढ़ाई करवाने लखनऊ ले गया था, पर उसने उसे घरेलू नौकर बना करके रख दिया। बाजार से सामान लाना, सौदा लाना और घर से के काम करवाना मोहन की दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से उसे एक सामान्य स्कूल में भर्ती करवाया गया था, पर घर के कामकाज के कारण वह विद्यालय में अपनी वैसी जगह नहीं बना सका जैसे उसमें प्रतिभा थी। उसे दिन भर ताने सुनाए जाते थे कि बीए में को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इसके बाद उसे काम सीखने के लिए कारखाने में डाल दिया गया था। इससे मोहन पढ़ भी न सका और गाँव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ भी न रह सका। रमेश ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। गलता लोहा कहानी का उद्देश्य बताइए भाई। गलता लोहा कहानी जोशी की कहानी कला की एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रख करके वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो गलता लोहा एक नया आकार ले रहा हो। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस लेसन के अभ्यास के और मुख्य प्रश्नों को जो है वो कर लिया है। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और रखिए अपना अध्ययन का कार्य जारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।